अभी ठीक इसी पल एक बेहद अंधेरी, खामोश और बंद जगह में ना लगभग 1.5 किलो का एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है। बिल्कुल। और वो पूरी तरह से पानी और फैट से बना है। हाँ, फैट और पानी, लेकिन फिर भी वो इतनी बिजली पैदा कर रहा है जिससे आप एक छोटा एलईडी बल्ब जला सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि वो हर सेकंड, लिटरली हर सेकंड करोड़ों कैलकुलेशन कर रहा है। एग्जैक्टली मतलब उसे नहीं पता कि बाहर धूप है या बारिश, उसने कभी असली दुनिया देखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे पूरे वजूद को चला रहा है। सही कहा, हमारी हर सोच, हर याद, हर एक धड़कन सब उसी के कंट्रोल में है। और हम इस सुपर कंप्यूटर को हर वक्त अपने साथ लेकर चलते हैं, है ना? लेकिन इसके काम करने के तरीके के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। बहुत कम। ये मानव का तंत्रिका तंत्र है, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। मैं इसे इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस मानता हूं जो बिना किसी शटडाउन के दशकों तक लगातार एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम करता है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर को डिकोड करना है। बिल्कुल। हमारे पास नर्वस सिस्टम को लेकर कई बहुत ही शानदार नोट्स और डिटेल्ड स्टडी मटेरियल है। हम न्यूरॉन्स के एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर ब्रेन के उस ऑटो पायलट सिस्टम तक जाएंगे जो बैकग्राउंड में हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। हाँ, तो शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इस सिस्टम की वायरिंग को समझना चाहिए। किसी भी बड़े नेटवर्क को समझने से पहले उसके तारों को समझना जरूरी है, राइट? एकदम सही अप्रोच है। तो किसी भी बड़े नेटवर्क की तरह इस बायोलॉजिकल सिस्टम की भी अपनी एक बेसिक यूनिट है। नर्वस सिस्टम की इस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन, राइट? हाँ, और न्यूरॉन की एक बहुत ही खास बात है जो इसे बाकी सेल से अलग बनाती है। ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी? हाँ, कुछ न्यूरॉन्स तो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। वेट, 1 मीटर लंबी सिंगल सेल? ये अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो अगर हम इस वायरिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक टिपिकल सेल से कितनी अलग होती है? देखिए, इसके काम करने का तरीका ही इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। एक न्यूरॉन को आप एक ट्रांसमीटर की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, ट्रांसमीटर की तरह। हाँ, इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे पहला है साइटोन, जो इसका मुख्य शरीर या सेल बॉडी है। इसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा। फिर इस साइटोन से पेड़ की जड़ों जैसी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं। इन शाखाओं को डेंड्रॉन कहते हैं। तो मतलब अगर मैं ट्रांसमीटर वाले मेटाफर से देखूं तो ये डेंड्रॉन उस ट्रांसमीटर के एंटेना की तरह हो गए जो बाहर से आने वाले सिग्नल्स को कैच करते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। कोई भी बाहरी ट्रिगर, जैसे किसी चीज का गर्म होना या कोई आवाज आना, वो सबसे पहले इन्हीं डेंड्रॉन्स के जरिए रिसीव किया जाता है। ओके, मेक सेंस। और जब सिग्नल रिसीव हो जाता है तो उसे आगे भी भेजना होता है। तो इसके लिए न्यूरॉन के पास एक बहुत लंबी पूंछ जैसी संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। जो 1 मीटर लंबी हो सकती है। हाँ, वही। ये एक्सॉन उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में आगे दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। अच्छा, तो एंटीना यानी डेंड्रॉन ने सिग्नल लिया, मेन बॉडी यानी साइटोन ने उसे प्रोसेस किया और लंबे केबल यानी एक्सॉन ने उसे आगे भेज दिया। बिल्कुल, यही इसका बेसिक फ्लो है। लेकिन इन रिसर्च नोट्स में ना एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया। वो क्या? इसमें लिखा है कि न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल नाम का एक छोटा सा सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। और अगर मुझे मेरी बेसिक बायोलॉजी याद है तो बिना सेंट्रियोल के कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो सकती। हाँ, आपका पॉइंट एकदम सही है। मतलब न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन की क्षमता ही नहीं है, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। और यही नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा कैच है। हमारे शरीर की बाकी कोशिकाएं, जैसे हमारी स्किन की या लिवर की कोशिकाएं, वो लगातार मरती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं। हाँ, वो तो हील हो जाती हैं। लेकिन न्यूरॉन्स के मामले में ऐसा नहीं है। हमारे पास जन्म के समय जो सेट होता है ना, हमें जीवन भर उसी के सहारे काम चलाना पड़ता है। ओ माय गॉड! हाँ, अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाए या मर जाए तो उसकी जगह कोई नया न्यूरॉन नहीं ले सकता। रुको, अगर ये ब्रॉडबैंड केबल्स इतनी लिमिटेड हैं और कभी रिप्लेस नहीं हो सकती तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब अगर नेटवर्क का कोई हिस्सा डैमेज हो गया तो क्या होगा? इनकी सुरक्षा के लिए कोई बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। प्रकृति ऐसी तो नहीं छोड़ देगी इसे। बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। प्रकृति ने इसके लिए एक पूरा सपोर्ट स्टाफ तैयार किया है। सपोर्ट स्टाफ? हाँ, इन न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द एक और खास तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्लायल कोशिकाएं या न्यूरोग्लिया कहते हैं। ओके, ग्लायल कोशिकाएं। ये खुद कोई सिग्नल नहीं भेजती, इनका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन ये सुनिश्चित करती हैं कि न्यूरॉन्स अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो ये एक तरह से इन वीआईपी न्यूरॉन्स का मेंटेनेंस क्रू है जो सिर्फ इनकी देखभाल के लिए रखा गया है। मेंटेनेंस क्रू से भी कहीं ज्यादा। इस सपोर्ट स्टाफ में ना अलग-अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा। जैसे कि उदाहरण के लिए इनमें माइक्रोग्लियोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं। अब सोचिए, न्यूरॉन्स जब दिन रात इतनी हेवी इलेक्ट्रिकल फायरिंग करते हैं तो वहां बहुत सारा मेटाबॉलिक कचरा और मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। हाँ, बाय प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही। तो ये माइक्रोग्लियोसाइट्स क्या करती हैं? इनका स्वभाव फैगोसाइटिक होता है, मतलब ये उस कचरे को खा जाती हैं। खा जाती हैं? हाँ, आप इन्हें हमारे दिमाग के वैक्यूम क्लीनर की तरह देख सकते हैं, जो पूरे नेटवर्क को साफ रखते हैं। लिटरली दिमाग का कचरा साफ करने वाला स्टाफ। ये तो बहुत कूल है। और मुझे याद आ रहा है कि नोट्स में एस्ट्रोसाइट्स नाम की कोशिकाओं का भी जिक्र था। ये क्या करती हैं? एस्ट्रोसाइट्स तारे के आकार की बड़ी कोशिकाएं होती हैं और इनका काम सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। ओके। देखिए, हमारे खून के अंदर कई तरह के टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया या ऐसे रसायन हो सकते हैं जो न्यूरॉन्स के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। राइट, खून तो पूरे शरीर से आ रहा है। एग्जैक्टली। तो एस्ट्रोसाइट्स हमारे ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स के बीच एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। ओह, तो ये एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरह है। एकदम सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह। ये तय करती हैं कि खून से सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजें ही न्यूरॉन्स तक पहुंचें और बाकी सारा खतरा, जो भी टॉक्सिन्स है, वो बाहर ही रुक जाएं। ये बहुत ही जबरदस्त फिल्टर सिस्टम है। एक और चीज जो मुझे उस वायर वाले मेटाफर से बहुत ज्यादा रिलेट करती हुई लगी, वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। हाँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसे हमारे घरों में कॉपर के तारों के ऊपर रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, ताकि करंट लीक ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों ओर एक माइलिन आवरण यानी माइलिन शीथ बनाती हैं। सही कहा, ये एक इंसुलेटिंग लेयर है और ये न सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लीक होने से रोकती है, बल्कि उसकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। स्पीड बढ़ा देती है? हाँ, इस कोटिंग के बिना सिग्नल इतनी धीमी गति से सफर करेगा कि हमारा शरीर किसी भी रिस्पॉन्स में बहुत देर कर देगा। मतलब ये ग्लायल कोशिकाएं न्यूरॉन्स के सर्वाइवल और एफिशिएंसी के लिए एकदम अनिवार्य हैं। वाह, तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारी ये वायरिंग कितनी कीमती है और उसे कैसे साफ, सुरक्षित और इंसुलेटेड रखा जाता है। हाँ, कंट्रोल रूम तो होगा। बिल्कुल है। और यहीं से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में एंटर करते हैं। तो ये CNS असल में है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे शरीर का मेन कमांड और कंट्रोल सेंटर है। ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनता है, हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन और हमारी मेरुरज्जु, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ओके। मस्तिष्क शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ये सारी इनकमिंग सूचनाओं को प्रोसेस करता है और आउटगोइंग कमांड्स जनरेट करता है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोसेसर नहीं है। अगर हम डेटा देखें तो पुरुषों में मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 से 1500 ग्राम होता है और महिलाओं में करीब 1350 ग्राम। हाँ, एक एवरेज इंसान में ये 1.5 किलो का ऑर्गन है। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये है, इस डेलिकेट जेली जैसे सॉफ्ट सुपर कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखा जाए? मतलब खोपड़ी तो सबसे बाहरी और मजबूत तिजोरी हो गई। हाँ, स्कल पहला डिफेंस है। लेकिन अगर आप एक कांच के वास को सिर्फ एक लकड़ी के बक्से में रख देंगे बिना किसी कुशन के, तो वो झटके से टूट जाएगा ना, अंदर से टकराकर। एग्जैक्टली। उसके लिए इंटरनल पैकेजिंग की बहुत जरूरत होती है। और प्रकृति ने खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क को 3 झिल्लियों की परतों में सुरक्षित रखा है। इन परतों को मेनिंजेस कहा जाता है। चलो इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये 3 परतें या मेनिंजेस काम कैसे करती हैं? सबसे बाहर की परत, जो खोपड़ी की हड्डी के ठीक नीचे होती है, उसे ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर? हाँ, ये काफी मोटी और सख्त लेयर है। ओके, तो ये लकड़ी के बक्से के अंदर रखा वो मोटा गत्ते का बॉक्स हो गया जो पहला इम्पैक्ट झेलता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। फिर इसके ठीक नीचे एक जालीदार परत होती है जिसे एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं। एरेक्नॉइड मतलब मकड़ी से रिलेटेड? हाँ, ये मकड़ी के जाले जैसी ही संरचना होती है जो बीच में एक कुशन का काम करती है। और अंत में सबसे अंदर की परत पिया मैटर होती है। और ये कैसी होती है? ये एक बेहद पतली पारदर्शी झिल्ली है जो मस्तिष्क के ऊतकों या टिश्यूज से बिल्कुल चिपकी रहती है और उनके हर उभार और गहराई को फॉलो करती है। तो एरेक्नॉइड मैटर हमारा बबल रैप हो गया और पिया मैटर वो पतली सी प्लास्टिक फिल्म हो गई जो सामान पर एकदम वैक्यूम सील होती है। बिल्कुल वैसे ही। ये तो हुई पैकेजिंग की बात। लेकिन
इन नोट्स में एक और फैक्ट है जिसने मुझे लिटरली रुकने पे मजबूर कर दिया था। वो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या जिसे CSF कहते हैं। हाँ, CSF बहुत ही कमाल की चीज है। ये वो लिक्विड है जो एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच की जगह में लगातार बहता रहता है। तो ये सिर्फ एक कुशन नहीं है? नहीं, हमारा पूरा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड असल में इसी लिक्विड के अंदर तैर रहा है। तैर रहा है, ये बात अपने आप में कितनी क्रेजी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा उत्प्लावकता यानी बुयंसी है, राइट? एग्जैक्टली, बुयंसी। क्योंकि 1.5 किलो का मस्तिष्क टिश्यूज का एक बहुत ही सॉफ्ट और भारी गुच्छा है। बिल्कुल। अगर ये खोपड़ी के अंदर बिना किसी सपोर्ट के ऐसे ही रखा रहे तो इसका अपना ही वजन इसके निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स और नसों को कुचल देगा। बिल्कुल कुचल देगा, ग्रेविटी तो अपना काम करेगी। लेकिन CSF के अंदर तैरने की वजह से मस्तिष्क का इफेक्टिव वजन जो वो खुद महसूस करता है वो 1.5 किलो से घटकर सिर्फ 50 ग्राम रह जाता है। और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है। मतलब अपना ही वजन लगभग खत्म हो जाना। वाह। इसके अलावा CSF एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है। जैसे गाड़ियों में होता है? हाँ, जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या सिर पर कोई हल्की चोट लगती है तो ये फ्लूइड उस मैकेनिकल झटके को सोख लेता है, तो हमारा मस्तिष्क खोपड़ी की सख्त दीवारों से टकराने से बच जाता है। 50 ग्राम। मैं अभी भी इस फैक्ट से उभर नहीं पा रही हूँ। बिना इस फ्लूइड के हमारा दिमाग खुद अपने ही वजन से कोलैप्स हो जाता। बिल्कुल हो जाता। तो अब जब हमने इस वॉल्ट को समझ लिया है और इसकी तिजोरी खोल ली है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस 1.5 किलो के सुपर कंप्यूटर के अंदर का नक्शा कैसा है। मतलब कौन सा विभाग क्या काम कर रहा है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, यानी फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाँ, शुरुआत अग्र मस्तिष्क से करते हैं, जहां प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम स्थित है। सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा है, जो 2 गोलार्धों यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में बटा होता है। तो ये सेरेब्रम ही वो CEO है जो हमें बाकी जानवरों से अलग और एडवांस बनाता है। बिल्कुल, हमारी सारी हायर थिंकिंग यही होती है। मतलब हमारी बुद्धिमानी, याददाश्त, तार्किकता यानी रीजनिंग, भाषा को समझना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब सेरेब्रम का ही काम है। हम जो भी कॉन्शियस फैसले लेते हैं वे यहीं से आते हैं। एकदम सही। और इसी फोरब्रेन के एरिया में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। हाँ, हाइपोथैलेमस को हम अक्सर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जो बदले में बाकी सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। आप कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस असल में हमारे शरीर का थर्मोस्टैट है। और ये सिर्फ शरीर का तापमान ही कंट्रोल नहीं करता, हमारी भूख, प्यास और यहाँ तक कि हमारी सबसे गहरी भावनाएं, जैसे किसी से प्यार होना, अचानक बहुत तेज गुस्सा आना या नफरत महसूस करना। हाँ, ये सब। मतलब ये सब कोई दिल का मामला नहीं है, ये सब हाइपोथैलेमस के अंदर चल रही केमिकल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। बिल्कुल, दिल का काम सिर्फ खून पंप करना है। असली ड्रामा हाइपोथैलेमस में चल रहा होता है। हाँ, ट्रू। अब जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन आता है। इसमें 2 बेहद क्रिटिकल हिस्से होते हैं, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ओके, सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन और मांसपेशियों के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। हम सीधे चल पाते हैं, बिना गिरे सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, ये सब सेरिबेलम की वजह से है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही क्लासिक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने नोट्स में देखी। बताइए। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शराब पी लेता है ना, हाँ, वो लड़खड़ाने लगता है। बिल्कुल। तो वो लड़खड़ाना असल में इसी सेरिबेलम की अफेक्ट होने की वजह से है। एग्जैक्टली। शराब सीधे इसी बैलेंस सेंटर के कंट्रोल रूम को गड़बड़ा देती है, इसीलिए मोटर स्किल्स काम नहीं करते। वाह, ये तो बहुत सेंस बनाता है। और दूसरा हिस्सा क्या था? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये एक ट्यूब जैसी संरचना है और सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जाकर जुड़ता है। मेड्यूला हमारी सभी अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस मतलब वो काम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप होते हैं। हाँ, जैसे हमारे हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की रिदम, पाचन तंत्र की गति, यहाँ तक कि खांसना, छींकना और उल्टी आना, ये सभी क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम मेड्यूला ही चलाता है। रुको, मुझे यह एक बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। क्या हुआ? अगर मैं इसे एक डिजाइन के नजरिए से देखूं तो ये मुझे बहुत ही खराब डिजाइन लगता है। वो कैसे?
देखिए, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा, सबसे स्मार्ट और सबसे इवॉल्व्ड हिस्सा है। वो क्वांटम फिजिक्स समझ सकता है, आर्ट बना सकता है। हाँ बिल्कुल। इतने क्रिटिकल लाइफ डेथ काम पीछे बैठे एक छोटे से पुराने स्ट्रक्चर इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को क्यों सौंप दिए? ये काम सबसे स्मार्ट हिस्से के पास क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। पहली नज़र में ये अजीब लगता है, लेकिन असल में ये कोई फ्लॉ नहीं है, बल्कि ये इवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन ऑटो पायलट मोड है। ऑटो पायलट? हाँ, जरा कल्पना करें कि अगर आपके सबसे स्मार्ट हिस्से यानी सेरिब्रम को सचेत रूप से ये याद रखना पड़ता कि मुझे सांस लेनी है, अब मुझे दिल को धड़कने का सिग्नल देना है, तो क्या होता? ओह, तो मैं कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाती? बिल्कुल, आप कभी सो भी नहीं पाते। क्योंकि सोते सांस रुक जाती। एग्जैक्टली। आप कुछ नया सीख नहीं पाते क्योंकि आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा सिर्फ मशीन को चालू रखने में खर्च हो जाती। मेड्यूला वो नाइट शिफ्ट मैनेजर है जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। वाओ! ये सुनिश्चित करता है कि जब आपका स्मार्ट सेरिब्रम दुनिया की समस्याओं को सुलझा रहा हो या आप गहरी नींद में हो, तब भी बैकग्राउंड में जिंदगी की मशीनरी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। ये तो बहुत ही शानदार पर्सपेक्टिव है। मतलब सेरेब्रम एक विजनरी सीईओ है जो स्ट्रैटेजी बनाता है, और मेडुला वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है जो रोजमर्रा के ऑपरेशन संभालता है ताकि सीईओ अपना काम कर सके। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अब सेंट्रल कमांड की वर्किंग तो हमें समझ आ गई, लेकिन मस्तिष्क के ये ऑर्डर्स पलक झपकते ही शरीर के हर हिस्से जैसे पैर के अंगूठे या पेट की आंतों तक पहुंचते कैसे हैं? यहीं से परिधीय तंत्र का तंत्र, या जिसे पीएनएस कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। पीएनएस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, पीएनएस उन सभी नसों यानी नर्व्स का जाल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर पूरे शरीर में फैलती हैं। ये नसें दो तरह की होती हैं। ओके। एक जो सीधे मस्तिष्क से निकलती हैं, जिन्हें कपालीय तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। इंसानों में ये 12 जोड़े होते हैं, और इनमें से कुछ नर्व्स के काम बहुत स्पेसिफिक होते हैं, राइट? जैसे मैंने पढ़ा था ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में। हाँ, ट्राइजेमिनल इन 12 में सबसे बड़ी होती है, जो हमारे दांतों, जबड़े और चेहरे के सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। और एक वेगस नर्व भी होती है जो सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। ये ब्रेन से निकलकर सीधे हमारे गले, दिल और पेट के अंगों तक जाती है। बिल्कुल सही। और कपालीय तंत्रिकाओं के अलावा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से भी नसें निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये कितनी होती है? ये इंसानों में 31 जोड़े होते हैं। 31 जोड़े? हाँ, ये स्पाइनल नर्व्स हमारे धड़, हाथ और पैरों तक जाती हैं। ये पूरा सिस्टम एक हाईवे नेटवर्क की तरह काम करता है जो लगातार सेंसरी डेटा ब्रेन तक लाता है। जैसे त्वचा का तापमान? हाँ, और ब्रेन से मोटर कमांड्स जैसे हाथ हिलाना वो वापस मांसपेशियों तक ले जाता है। और इसी हाईवे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम छुपा है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या एएनएस, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बिना हमारी मर्जी के रेगुलेट करता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कार का इंजन है। बिल्कुल। एएनएस के दो मुख्य हिस्से हैं, अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक और परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। तो अगर कार वाली एनोलॉजी लें तो अनुकंपी तंत्र शरीर का फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है। फाइट या फ्लाइट? हाँ, ये कार के एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। जब भी हम किसी खतरे में होते हैं, डर जाते हैं या बहुत तनाव में होते हैं, तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। मतलब इसका काम है शरीर को एक्शन के लिए तैयार करना। एग्जैक्टली। ये हमारी पुतलियां यानी प्यूपल्स फैला देता है ताकि हम खतरे को बेहतर देख सके। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। और इसके ठीक विपरीत काम करता है परानुकंपी तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये ब्रेक है। हाँ, ये कार के ब्रेक की तरह है। जब खतरा टल जाता है तो ये सिस्टम शरीर को वापस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। ये दिल की धड़कन को सामान्य करता है, ऊर्जा को सेव करता है और पाचन को फिर से शुरू कर देता है। इन दोनों के बैलेंस का एक बहुत ही दिलचस्प रोजमर्रा का उदाहरण है जो हम सबने फील किया होगा। बताइए। जब हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे कोई पब्लिक स्पीच देने से पहले या अचानक कोई सांप देख लेने पर, तो हमारा मुंह सूखने लगता है ना? हाँ, एकदम ड्राई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुकंपी तंत्र लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड के स्राव को कम कर देता है। सही कहा। उस इमरजेंसी वाली स्थिति में शरीर के लिए पाचन या लार बनाना प्रायोरिटी नहीं है,
प्रायोरिटी है मांसपेशियों तक खून पहुंचाना ताकि हम वहां से भाग सकें। और जब हम रिलैक्स होते हैं तो परानुकंपी तंत्र वापस लार का स्राव बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर रिसोर्स मैनेजमेंट में कितना एफिशिएंट है। वो खतरे के समय गैर जरूरी सिस्टम्स को शट डाउन कर देता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां शरीर के पास सोचने का या रिसोर्स मैनेज करने का वक्त ही नहीं होता। आप रिफ्लेक्स की बात कर रही हैं? हाँ, मान लीजिए मेरा हाथ गलती से किसी बहुत गर्म तवे पर या किसी नुकीले कांटे पर पड़ गया। अगर नॉर्मल प्रोसेस फॉलो हो, मतलब त्वचा से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जाए, स्पाइनल कॉर्ड उसे सेरिब्रम को भेजे, सेरिब्रम उसे प्रोसेस करे कि ओ ये तापमान स्किन को जला सकता है, और फिर वापस मोटर नर्व्स के जरिए हाथ को हटाने का कमांड भेजे। तो इस पूरी प्रक्रिया में तो सेकंड्स लग जाएंगे। एग्जैक्टली। और तब तक मेरा हाथ जलकर खाक हो चुका होगा। और यहीं पर नर्वस सिस्टम का सबसे शानदार इमरजेंसी बाईपास मैकेनिज्म काम आता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये बाईपास असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या सिग्नल ब्रेन तक जाता ही नहीं है? असल में सिग्नल ब्रेन तक जाता तो है, लेकिन ब्रेन के रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं किया जाता। वेट, तो डिसीजन कौन लेता है? जब कोई स्टिमुलस बहुत तीव्र या खतरनाक होता है तो सेंसरी न्यूरॉन उस दर्द के सिग्नल को लेकर तुरंत स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड उस खतरे की गंभीरता को तुरंत भांप लेती है। ओके। वो सिग्नल को ब्रेन तक जाने और वहां से डिसीजन आने का इंतजार करने के बजाय खुद ही वहीं से एक शॉर्टकट ले लेती है। स्पाइनल कॉर्ड सीधे एक मोटर न्यूरॉन को ट्रिगर कर देती है, जो हाथ की मांसपेशियों को आदेश देता है कि तुरंत पीछे हटो। अच्छा, इसे ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, राइट? हाँ, मतलब सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक गया और वहीं से यू टर्न लेके वापस आ गया। बिल्कुल। इस पूरे लूप में कुछ मिली सेकेंड्स का समय लगता है। हम बिना सोचे पलक झपकने से भी पहले अपना हाथ हटा लेते हैं। मजेदार बात यह है कि हमारे ब्रेन को घटना के बारे में तब पता चलता है जब हाथ पहले ही सुरक्षित हो चुका होता है। हाँ हाँ, ये तो बहुत फनी है। ब्रेन को बस एक सीसी की गई ईमेल मिलती है कि हाथ जलने वाला था, हमने हटा लिया है, अब आप दर्द महसूस कर सकते हैं। ये लिटरली ऐसा है कि किसी बिल्डिंग में आग लगी और फायर अलार्म सिस्टम ने सीईओ यानी ब्रेन को फोन करने और परमिशन लेने का इंतजार नहीं किया। उसने सीधा स्प्रिंकलर्स चालू कर दिए और बाद में सीईओ को रिपोर्ट भेज दी। इवोल्यूशन के नजरिए से सर्वाइवल के लिए ये शॉर्टकट लाइफ सेविंग है। अगर ये रिफ्लेक्स आर्क ना हो तो इंसान अपने पर्यावरण के खतरों से कभी बच ही नहीं पाएगा। ये तो है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएं जो हाईवे की तरह फैली हैं, 12 जोड़े कपालीय तंत्रिकाएं जो चेहरे और अंगों को संभाल रही हैं, 1 मीटर लंबे एक्सॉन्स जो बिजली दौड़ा रहे हैं, और एस्ट्रोसाइट्स के वो सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स। हाँ, और 1.5 किलो का सेरिब्रम जो ब्रह्मांड के बारे में सोच रहा है, बैकग्राउंड में चुपचाप हार्टबीट चलाता हुआ हमारा मेड्यूला, और वो शॉक एब्जॉर्ब करने वाला 50 ग्राम का फील देने वाला CSF, ये सब एक अद्भुत सिम्फनी की तरह एक साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को समझना हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब हम तनाव में पसीना पसीना होते हैं या डर से हमारा मुंह सूखता है तो हमें पता होता है कि ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, राइट, बल्कि ये हमारा अनुकंपित तंत्र है जो हमें उस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए तैयार कर रहा है। ये हमारी अंदरूनी बायोलॉजी की बहुत ही बारीक और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। लेकिन इस पूरी चर्चा ने ना मुझे एक बहुत ही गहरे और थोड़े परेशान करने वाले विचार की ओर धकेल दिया है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर हमारी सारी भावनाएं, चाहे वो किसी के लिए हमारा गहरा प्यार हो, हमारा भयानक गुस्सा हो, हमारी भूख हो, या यहाँ तक कि हमारे सेरिब्रम में चलने वाले हमारे सबसे जटिल और लॉजिकल तर्क हो, हाँ, अगर ये सब सिर्फ हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के बीच दौड़ने वाले रसायनों और न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल फायरिंग का नतीजा है, तो फिर इस विशाल बायोलॉजिकल मशीन में हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल की असली जगह कहाँ है? उफ़ू, ये सवाल तो फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस के सबसे बड़े टकराव का केंद्र है। मतलब क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं, या हम केवल तारों, रसायनों, न्यूरॉन्स और विकास के क्रम में प्रोग्राम किए गए रिफ्लेक्सेस का एक बेहद उन्नत जाल मात्र है जो सिर्फ अपने पर्यावरण के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल।
क्या हम ड्राइवर हैं या सिर्फ एक बहुत ही एडवांस्ड ऑटो पायलट कार की सवारी कर रहे हैं? इस सवाल को अपने साथ रखिए और इस पर सोचिएगा जरूर। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय और इसके अंदर छुपे नई जानकारियों के साथ।